Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on our landline numbers at 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आज रविवार है और आज के दिन हम कारोबारी खबरों के साथ आपसे सीधी बातचीत किया करते हैं, विशेष रूप से म्यूचुअल फंड्स पर चर्चा करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं कि आप भी म्यूचुअल फंड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो निसंकोच हमें डायल कीजिए। हमारे फोन नंबर हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के म्यूचुअल फंड्स क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Finance Minister Nirmala Sitharaman to launch 4-year national monetization pipeline tomorrow. And foreign investors have pumped in over 7,200 crore rupees into the Indian capital market so far in the month of August. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 वर्षीय राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की कल शुरुआत करेंगे और विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में अगस्त महीने में अब तक 7,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। In our top story, Finance Minister Nirmala Sitharaman will launch the National Monetization Pipeline NMP New Delhi tomorrow. It comprises a 4-year pipeline of the central government's brownfield infrastructure assets. Besides providing visibility to investors, NMP will also serve as a medium-term roadmap for the asset monetization initiative of the government. The Union Budget 2021-22 laid a lot of emphasis on asset monetization as a means to raise innovative and alternative financing for infrastructure and included a number of key announcements. हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर आ जुड़े हैं दयानंद। दयानंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछें। हेलो जी दयानंद जी आप जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है, मैंने म्यूचुअल फंड में ना 3 साल पहले दिसंबर 18 में 29 लाख से इन्वेस्ट किए थे, तो अभी रिटर्न 41% के आसपास है। पर मैं 3 साल पहले दिसंबर में कुछ निकाल लूं या 3 साल पूरा होने दूं? मेरा ये पूरा रिटायरमेंट का फंड है, तो इस बारे में कुछ एडवाइस करेंगे? जी हाँ, मैं आपको बल्कि बहुत आपको अर्जेंटली मैं एडवाइस करना चाहूंगा कि अगर आपने बिना किसी प्लान के 3 साल पहले इतना बड़ा रकम अपने रिटायरमेंट का लगा दिया था तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। इसके लिए थोड़ी बारीकी से सोच समझ के, मुझे पता नहीं है कि आपने किस फंड में पैसा लगाया है। अगर आप किसी सलाहकार की सलाह ले रहे थे और उसने आपको किसी कंजर्वेटिव फंड में पैसा लगवाया है तो उचित है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी तक बाजार से आप लकी हैं और तुरंत प्लानिंग की जरूरत है कि आपका पैसा कहाँ लगा हुआ है, उसमें लगा रहना चाहिए कि नहीं। अगर बाजार में 15-20% की अचानक गिरावट हो जाए तो क्या आप संभाल पाएंगे? हालांकि अभी आपका पैसा काफी बढ़ा हुआ है और खासकर पिछला 3 साल का बड़ा अच्छा साबित हुआ है। तो तुरंत इस पे कार्रवाई कीजिए, तुरंत इसका स्टॉक लीजिए और अकॉर्डिंगली एक्ट कीजिए। Dhirendra, what are the hybrid or the balanced funds that you would recommend to our listeners on Market Mantra? There are quite a few. There is actually a problem of plenty now. It is becoming a fairly mainstream offering. Mirai Asset or ICICI Prudential. But he should definitely seek a guidance for and get an understanding, because this money is very important. It is post-retirement. It should have been, invested very carefully.
I hope it has been. We also joined now by Rinki Tiwari from Balrampur. Rinki ji, welcome to Market Mantra. Please ask your question to Dhirendra Kumar. जी सर, बिल्कुल वेलकम के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी एक्सपर्ट को भी मेरा नमस्कार और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर जो है मेरा क्वेश्चन है सर वो है, अगर मान ली मेरे पास जो भी मैंने पैसे जमा रखे थे, जो भी कुछ मेरे पास रिटर्न था, हमने सर निवेश किया, लगा दिया, लेकिन अगर मुझे जरूरत और पैसों की मिलती तो क्या सरकार की तरफ से कुछ अनुदान मिल सकते हैं या बस पे हमारे पास है उसी से हमें निवेश करना पड़ेगा? इस पर की राय जानते। धन्यवाद। जी हाँ, निवेश के लिए सरकार कोई पैसे नहीं देती। I think our question was for contribution. Maybe you can tell us something about the ELSS scheme, Dhirendra, so that जी हाँ, हमारे देश में कोई इस तरह का प्रावधान नहीं है। आप कमाते हैं, बचाते हैं और आप पूरी तरह आजाद हैं पैसा लगाने के लिए। जहां आपकी इच्छा हो वहां लगाइए। सरकार किसी भी तरह की आपको बचत को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार आपको एक छूट देती है कि अगर आप टैक्स पे करते हैं तो 1.5 लाख रुपए का आप सालाना निवेश कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो कि आपकी आमदनी से घटा दिया जाता है टैक्स देने के लिए जब टैक्स आपका जोड़ा जाता है। तो केवल यही एक छूट मिलती है। उसके अलावा एक 50,000 रुपए का एक्स्ट्रा एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि आप अगर एनपीएस में करते हैं तो वो भी आपकी आमदनी से घटा दिया जाता है और टैक्स जोड़ने के लिए। तो अगर आप मान लीजिए अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हैं और 2 लाख रुपए अगर आपने 1.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग फंड में या पीपीएफ में या कहीं किसी भी कोई भी एटीसी वाले एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में लगाया और 50,000 एनपीएस में लगाया तो आप 2 लाख रुपए घटा दीजिए और 5 लाख रुपए आपका आमदनी माना जाएगा। और बस यही सरकार छूट देती है। आपके पैसे, आपको किसी तरह का पैसा मिलता नहीं है जिसको कि आप निवेश करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिनेश। दिनेश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछें। हाँ, नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। मुझे ये पूछना था कि गोल्ड ईटीएफ को जब सेल करते हैं तो 3 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है जिसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। तो जो गोल्ड के म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या जो म्यूचुअल फंड है उसमें क्या 1 साल बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा या उसमें भी 3 साल बाद लगेगा? थैंक यू। उसमें भी लगेगा, उसमें भी 3 साल के बाद ही उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि केवल इक्विटी के लिए ये है कि उसको 1 साल के बाद उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है और उसको कैपिटल एसेट माना जाता है जिसमें कि आपको इंडेक्सेशन की छूट मिलती है। इक्विटी में वैसा नहीं मिलता है। तो गोल्ड फंड और गोल्ड ईटीएफ का टैक्स ट्रीटमेंट एक ही है। Dhirendra, we're seeing that in the stock market, Sensex and Nifty, mutual funds are the net buyers right now. What is usually their strategy when they aim to provide a return on the units held by mutual fund investors, ensuring the NAV is quite high? What is their strategy and tactic right now when they are net buyers into the market? Are they looking to sell it at a capital gain later when FIIs, FPIs participate, once again buy and enter into the market? How are they operating? No, this is actually the business of mutual fund companies. The mutual fund, mutual funds are the slaves of their objectives. Every mutual fund, every mutual fund is different from each other. When we are talking of a hybrid fund or when we are talking of an equity fund, it could be a large cap, mid cap, small cap. What happens is when you are investing in an equity fund, they do none of those. They are not trying to be a tactical investor in equity because they want to keep away or they want to fully invest, because the rules of the game is that whatever is stated in the prospectus, equity fund must necessarily invest 80% of their money into equity, and depending on the objective, it should be invested exactly where it has stated to be. A small cap should be dominantly small cap, large cap should be significantly large cap, so on and so forth. So a mutual fund, when you give your money to a mutual fund, they remain invested as per the objective, and they are not guided by keeping their money out or not investing just because they think that the market is not. They might change their tactical preferences. That if they think that the market is expensive, they would like to invest a set of companies which might be relatively cheaper or which in their view will be cheaper. But when we are investing money at this stage, a fund manager eventually ends up investing most of it, and
one has to take a call. There are funds where such a tactical provisioning is made. The dynamic asset allocators, where the fund manager has been given the liberty of allocating money depending on his preferences or his perception of the outlook. आइए चलें मुंबई से हमारे साथ हैं के चंदानी। बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछें। सर, मेरा सवाल इनकम टैक्स पोर्टल के संबंध में है जी। ये अभी अंग्रेजी समाचारों में तो कुछ ऐसा मुझे सुनाई दिया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा है कि 2.5 महीने होने के बाद भी ये पोर्टल जो है कई खामियां दिख रही हैं, और अभी तो ऐसा समाचार हिंदी में तो कोई समाचार में नहीं बताया गया कि ये पोर्टल अब उपलब्ध ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये पोर्टल उपलब्ध नहीं है और इनकम टैक्स की जो रिटर्न फाइल करने की डेट है वो 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, तो क्या इससे और आगे बढ़ाई जाएगी? प्लस दूसरा प्रश्न ये है कि भारत तो सॉफ्टवेयर में बहुत ही माने हुए प्रोफेशनल्स हैं, तो ये सरकारी इतना इम्पोर्टेंट पोर्टल किसी नौसिखियों को दिया गया है क्या कि 2.5 महीने तक वो इसकी समस्याओं से निजात नहीं पा रहे हैं? क्या इस संबंध में अभी जो वास्तविकता करंट स्टेटस क्या है, कुछ बता पाएंगे? Dhirendra, Dhirendra, I beg your pardon, just to remind our listeners and callers that this is not a mutual fund specific query, but if you can take the question, that would be great. Yes, one is that if the portal is not, अगर पोर्टल तैयार नहीं होता, रेडी नहीं होता है, तो आज डेडलाइन जरूर बढ़ाया जाएगा। एक चीज हमें नहीं भूलना चाहिए, आपका दूसरा प्रश्न काफी दिलचस्प था, क्योंकि भारत तो ये बड़ी कंपनी इन्फोसिस इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रही है और दोबारा ये चूक गई है, और जीएसटी का भी उसने इम्प्लीमेंट किया था जिसमें कि काफी सारे भारत तो काफी आगे है सॉफ्टवेयर की चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, लेकिन हमारी सरकार भी बहुत आगे है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड नियम कानून बनाने में, जिसको कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी को इम्प्लीमेंट करने में भी, क्योंकि जिस तरह के एक्सेप्शंस हैं, जिस तरह का हिस्ट्री है, जिस तरह का लेगेसी है, जिस तरह के जितना कॉम्प्लिकेटेड ये हमारा टैक्स कैलकुलेशन इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। कंपनियों का, इंडिविजुअल्स का, एचयूएफ का, पार्टनरशिप कंपनी का, एलएलपीज का, और उसका पहले का टैक्स, अभी का टैक्स, एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, रिकंसिलिएशन, तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और ये कॉम्प्लिकेटेड रहा है। सरकार इसको जरा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे हमारे नियम सिंप्लीफाइड होते जाएंगे, सिस्टम बनाना भी और सिस्टम का सुचारू तरीके से चलना भी आसान हो जाएगा। श्रोताओं को हम यह जानकारी देना चाहेंगे कि जो आयकर से संबंधित, आयकर दाखिल करने से संबंधित पोर्टल है, उससे संबंधित ताजा जो खबर है वह हम आपके समक्ष रख रहे हैं। Finance Ministry has summoned Infosys MD and CEO Salil Parekh tomorrow to explain why, even after 2.5 months since the launch of the new income tax e-filing portal, glitches in it have not been resolved. He has been asked to explain it to the Finance Minister Nirmala Sitharaman. In a tweet, the Income Tax Department said, in fact, since yesterday, the portal itself is not available. उम्मीद है कि आपके प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। आइए अब हम एक छोटा सा विराम लेते हैं। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। हमारे साथ कुछ श्रोता भी बने हुए हैं, आग्रह कि आप हमारे साथ बने रहें। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। सिंपल है छोटे, इन्वेस्टमेंट डांस की तरह है। अगर ध्यान से सोच समझ कर करोगे तो मस्त रहोगे, और अगर लापरवाही की बाजू वाले से भिड़ोगे। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, इन्वेस्ट करने से पहले पूरी जानकारी जुटाइए और बाजू वाले की नहीं, अपनी अकल लगाइए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए चलें नागपुर से हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं हमारे एक श्रोता मोहन कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछें। मार्केट मंत्र टीम को धीरेन्द्र सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार। धीरेन्द्र सर से मेरा सवाल है, सर ये म्यूचुअल फंड में हेजिंग किस प्रकार किया जाए? अगर मार्केट नीचे गिरता है तो हम इन्वेस्टमेंट करके उसे ज्यादा यूनिट मिल जाता है, लेकिन चूंकि जब मार्केट बढ़ता है तो हम सेल नहीं करते, उसे रहने ही देते हैं। मेरा यह क्वेश्चन
लॉन्ग टर्म होराइजन के कंसेप्ट में है, कृपया उचित मार्गदर्शन करें। थैंक यू। नहीं, तो बहुत आसानी से हेज नहीं किया जा सकता, लेकिन आप म्यूचुअल फंड से करस्पॉन्डिंग, जब बाजार गिरता है तो सब कुछ गिरता है, इंडेक्स भी गिरता है, सेंसेक्स भी गिरता है, निफ्टी भी गिरता है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी गिरता है, तो आप हेजिंग आप बाहर कर लीजिए। म्यूचुअल फंड में किसी तरह के हेजिंग का प्रावधान नहीं है, पर मेरी सलाह होगी कि आप अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो एक अपने लिए कोई ऐसा रूल बनाइए जिसको कि इम्प्लीमेंट करना आपके लिए आसान हो। वो रूल ऐसा हो सकता है कि ये मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मैं ये आप खुद ही इसका निर्धारण आपको खुद ही करना है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने निर्धारित किया कि आपका 50% पैसा जो लगा हुआ है वो इक्विटी में होगा, 50% डेट में होगा, और इक्विटी में पैसा इतना बढ़ा है कि वो 50% बढ़ करके 80% हो गया, 70% हो गया है, तो 20% निकाल के तो इससे आप एक पार्शियल हेजिंग कर पाएंगे। और एक चीज मुझे पिछले 25 साल से मुझे बाजार में को देखते हुए मुझे ये समझ में आया है कि बाजार को शॉर्ट टर्म में गेस करना असंभव है, मुश्किल नहीं है, असंभव है। तो ये गेस करने के बजाय ना हम, और आपने देखा ही होगा कि पिछले 1 साल से बहुत सारे लोग, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 साल पहले अपना पैसा निकाल लिया था, 8 महीने पहले निकाल लिया था, कुछ लोगों ने 6 महीने पहले निकाल लिया था। इस इंतजार में जब बाजार गिरेगा तो उनको दोबारा खरीदने का मौका मिलेगा, और दोबारा खरीदने का मौका नहीं मिला। और ये शायद कभी वो अच्छा साबित हो जाएगा, कभी गलत साबित होगा, लेकिन जो बहुत बड़ा बाजार का मूवमेंट है उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए मेरी सलाह होगी कि एसेट एलोकेशन का एक निर्धारित करें, चाहे वो 50% इक्विटी डेट में हो, 75% इक्विटी, 25% हो, कुछ भी डिसाइड कीजिए और उसको रीबैलेंस करने के लिए मुस्तैद रहिए। और उसके लिए रीबैलेंसिंग का भी आप नियम बना लीजिए कि ये 10-15% से ज्यादा का बदलाव होगा तो आप रीबैलेंस करेंगे, ताकि आप राइज को, बढ़त से फायदा उठा सके और कोई गिरावट से भी आप फायदा उठा सकें। आपका पैसा जब डेट में होगा तभी तो आप इक्विटी में लगाएंगे जब बाजार गिरेगा। अगर आपका सारा पैसा इक्विटी में ही लगा हुआ है तो गिरने के बाद आपके पास पैसा होगा ही नहीं लगाने के लिए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑटोमेटेड सिग्नल हो सकता है, और लंबे समय तक आपका पैसा लगा हुआ है वो तो जरूरी है इक्विटी के लिए। लेकिन इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत सारे निवेशकों का थोड़ा मुनाफा बढ़ सकता है और अफसोस थोड़ा कम होता है, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आपका पैसा इतना बढ़ गया था और उसके बाद अचानक बहुत कम समय में, क्योंकि बाजार हमेशा बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत बढ़ने के बाद जब गिरता है तो बहुत धड़ाम से गिरता है, और और वो अचानक बहुत ज्यादा गिरने की वजह से लोगों को बड़ा अफसोस होता है। तो उसको विथस्टैंड करने के लिए, उसको झेलने के लिए इस तरह का नियम मुझे लगता है बड़ा कारगर साबित होता है। Dhirendra, to what extent should prospective mutual fund investors depend upon rating agencies for either equity, debt, or balanced mutual funds? That is the only thing you have, because mutual funds, there are two kind of ratings, and I think people often get confused with these two things. One is a rating kind of my company actually does a rating, which is a risk-adjusted quantitative measurement. That two funds, and that is basically to help investors simplify their choice, because if investors have to choose entirely based on performance, then they don't know which performance to look at, and there could be one, whether to look at 3 months performance, 1 year performance, 3 year performance. Then you will come across many funds with similar performance, but the performance will hide the risk in between. A fund which actually, moves very widely and actually gives you a 20% return, as compared to a fund which gives you a 20% return with great stability, will actually get a better score. That is actually the primary intention behind those ratings, and that is what happens. Then there is another rating, particularly in case of fixed income fund. In case of fixed income fund, many funds actually go and get a credit rating. Credit rating is an opinion on the quality and worthiness of the debt in which these funds invest. Those ratings are entirely a opinion, and a credible opinion based on which the interest rates also get decided. That what is the likelihood of an investor getting the principal back as and when it is due, and getting their interest on time. And when they have when they invest in
there are two things. One is the rating, the rating which is on a per category basis, and one should look at the methodology, look at what it means. My suggestion to somebody using value research mutual fund rating is that I don't use it as a selection criteria. I don't, go about choosing a 5-star or 4-star fund. But I definitely, go about eliminating funds which are, 1-star and 2-star. That simplifies my job. Even 1-star, 2-star, 3-star, I drop them. So I have a narrower universe to choose from. And after that, you will have to understand that, this fund has given this much return. What is the character of this fund? How it does in a rising market, how it does in a falling market, and if the fund manager is still around. These are 2-3 prominent questions, main question which I ask about a fund and try to get a satisfactory answer or an impressive answer about the leftover funds to choose from. आइए चलें पुणे से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर सुनील जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछें। हेलो जी, आप जुड़ चुके हैं सुनील जी, सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर फिक्स इंटरवल में मुझे रिटर्न चाहिए जी क्वार्टरली बेसिस पर, तो कौन से स्कीम में डालना उचित होगा, रेगुलर सेविंग स्कीम या डिविडेंड स्कीम? थैंक यू जी। आप सबसे पहले जरूरी है कि आपको कितना रुपया लगा के आपको क्वार्टरली कितना पैसा चाहिए, उसके आधार पे आपको चुनना चाहिए कि किस तरह के फंड में आप पैसा लगाएं। अगर बहुत सारा पैसा लगा के आपको बहुत थोड़ी सी रकम चाहिए, जो कि आपके पूरे रकम का अगर सालाना वो अगर 2-3% है, तो आप इक्विटी फंड में भी लगा सकते हैं या बैलेंस फंड में भी लगा सकते हैं। अगर आपका पैसा लगा रहे हैं और उसको क्वार्टरली बेसिस कितना पड़ता है, उसके हिसाब आधार पे आप उस कैटेगरी को चूज करें। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड में डिविडेंड ऑप्शन आप चूज ना करें, वो आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है और उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं है। अब आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में आपके लिए संभव है कि आप एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान आप इम्प्लीमेंट, जैसे आप नियमित रूप से पैसा लगाते हैं उसी तरह से नियमित रूप से अपना पैसा वापस लेने का भी उसमें प्रावधान है। आप जब SIP करते हैं तो आप फंड कंपनी को बोलते हैं कि मेरे खाते से आप 5,000 रुपया ले लीजिएगा और वो पैसा इकट्ठा, और आप जब किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसी तरह का इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपया मुझे वापस दे दीजिएगा, या हर क्वार्टर आप मुझे 15,000 रुपया मेरे खाते में दे दीजिएगा। ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है और आमतौर पे आपको यही करना चाहिए। केवल इसके बारे में थोड़ा सावधान रहें कि पैसा लगा के देखें कि आप बहुत ज्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पूंजी कम हो जाएगी अगर आप ज्यादा रफ्तार से पैसा निकालेंगे तो। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। विदेशी निवेशकों ने इस वर्ष अगस्त महीने में भारतीय पूंजी बाजार में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश अब तक किया है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने के 3 सप्ताह में भारतीय प्रतिभूति बाजार में 5,001 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जबकि डेट मार्केट में 2,244 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उनके द्वारा किया गया। इस तरह कुल 7,245 करोड़ रुपए का निवेश आलोच्य अवधि के दौरान भारतीय पूंजी बाजार में हुआ है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के अनुसार चालू वित्त वर्ष में जून महीने को छोड़कर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की ओर से हर महीने पूंजी की निकासी की गई। गौरतलब है कि FPIs ने अप्रैल में 8,836 करोड़ रुपए, मई में 1,958 करोड़ रुपए और जुलाई में 7,410 करोड़ रुपए की पूंजी की निकासी भारतीय बाजार से की। दूसरी ओर जून महीने के दौरान FPIs ने 12,974 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय पूंजी बाजार में किया था। इस तरह जून के बाद अगस्त में FPIs का रुझान अब तक निवेश की ओर अधिक दिख रहा है। Next caller is Abhijit Banerjee from Hubli. Abhijit, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask your question to the expert, and it's requested that you lower the volume of your radio set so that we can hear you better. Okay. Please ask your question, Abhijit. सर, मुझे ये पूछना है कि अभी कुछ देर पहले एक श्रोता ने पूछा था मुंबई से कि ये इनकम टैक्स पोर्टल जो नया है उसमें कुछ खामियां हैं, वो अभी फाइल नहीं किया जा सकता। तो क्या जो पुराना जो पोर्टल था उसमें क्या इनकम टैक्स फाइल हो सकता है? जो पुराना जो पोर्टल था,
पुराना जो पोर्टल था उसको ये नया वाला सब्स्टिट्यूट कर चुका है। इसमें बहुत प्रावधान है और इसको दोबारा से इसमें जो खामियां हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। पुराने वाला अभी ये चल नहीं रहा है। Dhirendra, do tell us about the expense ratio, that is, the percentage of the amount invested, that is with the portfolio manager. Does that vary from fund to fund, and should that also be looked at when rating the performance of a fund? No, when we are actually rating the fund, the NAV that you get on a day-to-day basis is adjusted because it is post-expense. When the NAV is calculated every day, the mutual fund company is supposed to, every mutual fund is supposed to value the worth of every investment and subtract the expense and then divide it by the total number of units outstanding. So the performance that you see is post-expense. But yes, if everything else being equal, one should look at expenses. And particularly in fixed income fund, expense becomes a major, determinant, or, when we are analyzing that fund. You can guess about the performance of a fund based on the yield or whatever the quality, the likelihood of getting the money back. But lower expense will definitely translate into, higher return. So, yes, it is worth, the expenses become very critical in fixed income and, liquid and overnight funds and, fixed income products. Also, another expense is the exit load. Does that also vary from fund to fund? No, in most cases, no. The exit load is a constant thing, and one can overcome that. In case of equity fund, the general trend is that one is levied exit load of 1% if one redeems before 1 year, and that I think is a very nice load. In a sense that it acts as a good deterrent. It acts as a good deterrent because anybody who is investing for less than 1 year should not be investing in equity. Even in case of fixed income, those periods are, shorter. Sometimes it is for a month or, 2 weeks, 3 weeks, depending on the kind of fund that is. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से धीरेन्द्र जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। And before we close, a reminder of the headlines. Finance Minister Nirmala Sitharaman to launch 4-year national monetization pipeline tomorrow, and foreign investors pump in over 7,200 crore rupees into the Indian capital market so far in the month of August. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.